चलिए जी, तो आज का हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड, दैट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। इसको बेटा हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला हमारे पास रहेगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल से रिलेटेड, दूसरा पोर्शन हमारे पास रहेगा रोटेशनल मोशन से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा पार्टिकल के बारे में कि पार्टिकल है क्या। तो पार्टिकल को बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं एक पॉइंट मास से। कोई पॉइंट सी ऑब्जेक्ट, ऐसे पॉइंट जैसे लगा दिया हमने, ठीक है। तो हमने बोल दिया कि पार्टिकल क्या है, जिसके पास कुछ मास है लेकिन उसके पास कोई साइज नहीं है, इट हैज़ नो साइज। लेकिन डेली लाइफ में जितनी भी हम चीज़ें देखते हैं उन सब के पास बेटा डेफिनेट या फाइनाइट, में उसको वर्ड कहूँ तो फाइनाइट साइज रहता है, ठीक है जी। अब बात करते हैं कि ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या है। पार्टिकल तो हो गया कि जिसके पास कुछ पॉइंट मास हो, या पार्टिकल को हम पॉइंट मास से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या है, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल नाम से पता लग रहा है बेटा व्हाट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल। इट इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ मैनी लार्ज पार्टिकल्स। कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या होगा, जिसमें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे, ठीक है। अभी तो बात करी पार्टिकल की, पार्टिकल एक अकेले पार्टिकल को अगर रिप्रेजेंट करना है तो एक पॉइंट मास से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या है, जिसमें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है जी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज इसमें, एंड दे म्यूचुअली इंटरेक्ट विद ईच अदर, और एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। इंटरेक्ट करने का मतलब वो एक दूसरे के ऊपर अंदर ही अंदर कुछ फोर्सेस लगाते हैं, ठीक है। वो आगे हम पढ़ेंगे। वो जो अंदर ही अंदर फोर्सेस लगा रहे हैं उसको हमें इंटरनल फोर्स नाम देंगे, और एक्सटर्नल बाहर से भी फोर्स लगा रहे हैं उसको हम एक्सटर्नल फोर्स नाम देंगे, वो भी हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल पार्टिकल क्या है, पार्टिकल को हम किससे रिप्रेजेंट करें, किसी पॉइंट मास से रिप्रेजेंट करें। मान लो जैसे मैंने एक सिंगल पॉइंट लिख दिया, इसके पास कोई साइज नहीं होगा। लेकिन सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या है, बहुत सारे पार्टिकल से मिला हुआ एक बॉडी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई ये हमारे पास एक इरेगुलर सी शेप बना दी मैंने, इरेगुलर सी बॉडी बना दी, इसमें बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना है ये, ध्यान दें, ठीक है। तो इस तरह से छोटे छोटे पार्टिकल से इसको नाम दे दिया मैंने ABCDE, बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना है। तो ये जो बहुत सारे पार्टिकल से मिलके हमारे पास चीज़ बन रही है, इसको हम कहेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। एक बॉडी बन रही है और बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है जी। और ये सारे के सारे पार्टिकल्स बीच में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। अब अगर हमें ये पार्टिकल्स का मोशन डिस्क्राइब करना हो, ये जो भी हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, ये जितने भी हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल, किसी बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इन सबके मोशन को अगर हमें डिस्क्राइब करना है तो हम पढ़ेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में, दैट इज सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अगर हमें जो भी हमारे पास ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, पार्टिकल्स के बारे में हमने पढ़ना है तो हमें आगे चल के एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास, ठीक है जी। अब सेंटर ऑफ मास, ध्यान रखना है, सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट हमने पढ़ना है। सेंटर ऑफ मास तक जाने से पहले आगे इस चैप्टर में फिर और हम पढ़ेंगे कि रिजिड बॉडी क्या होती है, व्हाट इज अ रिजिड बॉडी, ठीक है। बेसिकली मोशन जो हम बता रहे हैं वो किसी रिजिड बॉडी का बताना हो तो फिर हमें कॉन्सेप्ट सारे पढ़ने पड़ेंगे, हमें सेंटर ऑफ मास पढ़ना पड़ेगा। तो पहले हम देखेंगे आगे चल के जो हम पढ़ रहे हैं, वह पढ़ने वाले हैं, रिजिड बॉडी जो है। तो रिजिड बॉडी क्या होती है भाई, देखो रिजिड नाम से पता लग रहा है, ठीक है, कि थोड़ा थोड़ा सा ये रिलेटेड लग रहा है कि एक ऐसी बॉडी है जिसके पास डेफिनेट शेप हो, ठीक है, जो डेफिनेट शेप वाली हो, ठीक है जी। और डेफिनेट शेप का मतलब है कि इसकी जो शेप है इट इज नॉट चेंजिंग, इट इज नॉट चेंजिंग, कि ऐसी बॉडी जिसकी जो हमारे पास शेप है वो चेंज नहीं हो रही हो, तो उसको क्या नाम दिया हमने, रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी और
अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, रिजिड बॉडी भाई एक ऐसी बॉडी जिसके पास डेफिनेट शेप है, उसका डेफिनेट मास है, ये भी मान लिया कि भाई उसके पास डेफिनेट मास है। अब आता है कि डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप है तो अगर मैं इसी को देखूं तो दो चीज़ें देखो मैं लिख रहा हूँ, एक मैं लिख रहा हूँ सॉलिड बॉडी और एक मैं लिख रहा हूँ रिजिड बॉडी। बेटा प्रैक्टिकली अगर बात करें, प्रैक्टिकली मतलब अगर हम नॉर्मली बात करें तो कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी होना उसका बहुत बहुत रेयर चांसेस होते हैं, ऑलमोस्ट ना के बराबर। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि रिजिड बॉडी के पास डेफिनेट शेप होती है, ठीक है। लेकिन जब भी हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, अरे भाई आप लोगों ने देखा है, ठीक है, कि जैसे मान लो मेरे पास अभी ये स्केच टाइप है, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, थोड़ी ज़्यादा फोर्स लगा रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या तब भी इसके ऊपर डेफिनेट शेप रहेगी? तब भी इसके पास डेफिनेट शेप रहेगी? अगर मैंने फोर्स ज़्यादा लगा दी तो क्या तब भी इसके पास डेफिनेट शेप रहेगी? नहीं। तो वो क्या चीज़ होगी? तब इसकी शेप जो है वो डिफॉर्म हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। हो सकता है ये थोड़ा सा प्रेस हो जाए, हो सकता है ये टूट जाए। तो सॉलिड बॉडी में बेसिकली क्या होता है बेटा, सॉलिड बॉडी में जब भी हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो कुछ ना कुछ उसकी शेप में चेंज आता है, ठीक है। सॉलिड बॉडी की बात करें तो ये प्रैक्टिकल चीज़ है। प्रैक्टिकल चीज़ मतलब जो नॉर्मली हमें पता है, हमने ऑब्जर्व करी है। ये बहुत एक आइडियल कॉन्सेप्ट है। आइडियल कॉन्सेप्ट का मतलब कि भाई ऐसा होना बिल्कुल ना के बराबर होता है, ठीक है। तुम किसी भी बॉडी के ऊपर लगा लो, थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन, थोड़ा बहुत उसकी शेप में चेंज आती ही आती है। तो आपने ध्यान में रखना है दो चीज़ें, कि एक है सॉलिड बॉडी, एक है रिजिड बॉडी। सॉलिड बॉडी जो डे टू डे लाइफ में आप लोग देख रहे हैं, जो प्रैक्टिकल चीज़ है, ठीक है, कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसके पास डेफिनेट शेप है इसके पास भी डेफिनेट शेप, लेकिन जब हम इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो इसकी शेप चेंज हो जाती है, ठीक है। वहीं रिजिड बॉडी जो है, रिजिड बॉडी क्या है कि रिजिड बॉडी के ऊपर अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तब भी उसकी शेप जो है वो डेफिनेट रह रही है, मतलब एक पर्टिकुलर शेप वो अचीव करके रख रहा है, उसकी शेप चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसको आइडियल नाम इसलिए दिया क्योंकि ऐसी चीज़ ऑब्जर्व करना बहुत ना के बराबर होता है। आगे चल के देखो बेटा, आप पढ़ेंगे इलास्टिक बॉडीज़, ठीक है, रबड़ वगैरह है, ठीक है, थोड़ा सा उसको खींचोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा उसको खींच दिया तो आप लोग देखोगे कि उसकी शेप में चेंज हो जाता है। तो कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, ठीक है, 100% अचीवेबल नहीं है। तो रिजिड बॉडी में याद रखना है कि बाहर से फोर्स लगाएं तब भी उसकी शेप डेफिनेट रहती है। सॉलिड बॉडी जो प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई बाहर से तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत शेप में चेंज आता है, ठीक है जी। तो ये फ़िलहाल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आपने याद रख लेना है। अब आगे चलते हैं। आगे अभी हमने बताया कि मान लो रिजिड बॉडी है हमारे पास, रिजिड बॉडी है, ठीक है, आगे चल के उसके बारे में और पढ़ेंगे कि अगर उसके हमें मोशन को बताना हो तो फिर हमें सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को देखना पड़ेगा, ठीक है। अब अभी रिजिड बॉडी और सॉलिड बॉडी पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने फोर्सेस की बात करी। अब बेटा सिस्टम ऑफ पार्टिकल की जब हम बात करेंगे तो दो फोर्सेस आपने याद रखनी है, वन इज़ इंटरनल फोर्स एंड वन इज़ एक्सटर्नल फोर्स। नाम से पता लग रहा है, ठीक है, अलग अलग फोर्सेस आएंगी। इंटरनल फोर्स मतलब ऐसी फोर्सेस जो कहाँ लग रही हो, ठीक है, ऐसी फोर्सेस, द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय वेरियस पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स के ऊपर फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है, किसकी वजह से या कौन लगा रहा है उनको फोर्सेस? पार्टिकल्स ही अंदर अंदर एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगा रहे हैं, ठीक है। तो इंटरनल फोर्सेस कैसी फोर्सेस होती हैं? दे आर एक्सर्टेड बाय द वेरियस पार्टिकल्स ऑन ईच अदर। पार्टिकल्स अंदर ही अंदर, पार्टिकल्स के अंदर ही अंदर एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लग रही हैं। कैसे फोर्सेस लग रही हैं? जैसे मान लो ये एक कोई बॉडी है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स ले लिए हमने, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। एक पार्टिकल है ये, इसको नाम दे दिया ए, एक पार्टिकल है बी। ए वाला पार्टिकल बी वाले पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, देखो एरो के ऊपर भी ध्यान देना है, ये लगा रहा है इसके ऊपर फोर्स इधर की तरफ, ठीक है। या ऐसा मान लो बी वाला पार्टिकल ए वाले पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है इधर की तरफ,
और ए वाला पार्टिकल बी वाले पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। एरोस के ऊपर ध्यान देना है कि है तो इन फोर्सेस का, जो फोर्सेस हैं, फोर्सेस का इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, फोर्सेस का बोला मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, देखो देखने से पता लग रहा है डायरेक्शन इज अपोजिट। और ऐसी चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी हैं कि अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन अपोजिट हो तो ये फोर्सेस जो हैं, दीज फोर्सेस विल कैंसल आउट इन पेयर्स। ध्यान देना है एक वर्ड पेयर। पहली चीज इंटरनल फोर्सेस क्या होंगी, जो पार्टिकल खुद ही अंदर अंदर लगा रहे होंगे बॉडी के, ठीक है। होंगी भी कैसे, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर लगा रहा है, मतलब पेयर्स में है। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर लगा रहा है, दूसरा पार्टिकल इस पार्टिकल के ऊपर लगा रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड होगा बराबर। एक न्यूटन लगा रहा है तो दूसरा भी बोलो कि 1 न्यूटन लगा रहा है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती हैं। तो मतलब इंटरनल फोर्सेस का इफेक्ट जो है वो एक तरह से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर लगा रहा है और वो कैंसल आउट हो जा रहा है, और हो भी रहा है पेयर में, दो के बीच में लग रही है, दो पार्टिकल्स के बीच में। वहीं एक्सटर्नल फोर्स की बात करूं तो एक्सटर्नल फोर्स जो है बेटा, ये वाली फोर्स हम बाहर से लगा रहे हैं, नाम से ही पता लग रहा है एक्सटर्नल बाहर से, और ये वाली फोर्स जो है रिस्पॉन्सिबल होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन, बॉडी के मोशन के लिए। अगर बॉडी के मोशन की बात करनी हो तो बॉडी के मोशन के लिए बेटा देखो कौन सी वाली फोर्स हमारे पास रिस्पॉन्सिबल रहेगी, इट इज एक्सटर्नल फोर्स। कि अगर बॉडी को मूव करना है या बॉडी को स्टॉप करना है तो कौन से वाली फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगी, वो रहेगी एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। जो भी मोशन है बॉडी का उसको कौन अफेक्ट करेगा, एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस तो बीच में पार्टिकल्स के बीच में लग रही हैं, पेयर्स में लग रही हैं, और वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, ठीक है जी। तो दो कॉन्सेप्ट इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स के आपने याद रखने हैं, ठीक है जी। अब आगे बेटा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, ठीक है। रिजिड बॉडी के मोशन ये डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ इस वाले लेक्चर में, ठीक है। तो बॉडी का जो मोशन रहेगा बेटा, मोशन ऑफ ए बॉडी, रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी के पास बेसिकली 3 तरह का मोशन रहेगा, ठीक है। पहला रहेगा बेटा उसके पास प्योर ट्रांसलेशनल, ठीक है। दूसरा रहेगा उसके पास प्योर रोटेशनल, और तीसरा रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ का जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मतलब दोनों हैं हमारे पास, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। ये भी कॉम्बिनेशन है दोनों का, इसका भी और इसका भी। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों होंगे उसके पास। अब ट्रांसलेशनल की बात करूँ, मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, अगले वाले लेक्चर में हम इसको डिटेल में करेंगे। ट्रांसलेशनल में बेटा मोस्टली जो है वो पार्टिकल जो है, जो भी आपके पास, जो भी आप बॉडी ले रहे हैं, जो भी आप सिस्टम ले रहे हैं, ठीक है, उसमें जितने भी पार्टिकल हैं, ठीक है जी, वो सारे के सारे पार्टिकल्स ऑफ ए बॉडी travels in same linear distance। ये travels the same linear distance। सेम लीनियर डिस्टेंस का मतलब है कि एक बराबर वो डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये बॉडी है हमारे पास, ठीक है, लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इसका एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, हमने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस लगाई, तो बेटा ये पार्टिकल जो है ये पहुंच गया इधर, मान लो इधर पहुंच गया, तो ये पार्टिकल इधर, ये पार्टिकल इधर, सेम लीनियर डिस्टेंस दोनों ने ट्रैवल किया, यही पार्टिकल इधर, यही पार्टिकल्स इधर पहुंच गए, यही बॉडी इधर पहुंच गई, तो इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं उन्होंने सेम लीनियर डिस्टेंस, सेम एक स्ट्रेट लाइन वाला डिस्टेंस ट्रैवल किया है। रोटेशनल की बात करेंगे, रोटेशनल आगे आएगा, ठीक है। रोटेशनल मोशन कैसे रहता है, रोटेशनल मोशन में थोड़ा सा एग्जांपल दूं, जैसे आप लोगों ने फ़ैन देखा होगा, भाई फ़ैन जो है वो रोटेट कर रहा है, तो आपने देखा होगा सीलिंग फ़ैन की बात कर रहे हैं, जैसे सीलिंग फ़ैन है, ये इसके फैंस आ गए मान लो,
इस तरह से। तो ये फैंस क्या करते हैं, ये फैंस रोटेट करते हैं, लेकिन ये वाली जो है बेटा, इसको हम कहेंगे एक्सिस, एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड घूम रहा होता है, ठीक है जी, जिसको रोटेशनल एक्सिस भी हम कह देंगे आगे चल के। तो अभी फ़िलहाल आपने ट्रांसलेशनल मोशन के ऊपर ध्यान देना है कि जो भी ट्रांसलेशनल, जैसे ट्रांसलेशनल मोशन है तो कोई भी आपके पास बॉडी है उसके जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सेम लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, ठीक है, ठीक है जी। तो इतना नोट कर लिया, तो आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक करेंगे, ठीक है। वो टॉपिक जो है एक डेरिवेशन है, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, कॉम्पिटिटिव्स के लिए भी आपने याद रखना है, उसकी डेरिवेशन हम करेंगे। टॉपिक का नाम है हमारे पास सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, ठीक है। मैं शॉर्ट तरीके में करवाऊंगा, आप लोगों ने उसको, आपको नोट सेंड किए हैं, वहाँ से आपने इसको नोट कर लेना है। सेंटर ऑफ मास हमें पता करना है। अच्छा, सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे थे, पहले समझते हैं सेंटर ऑफ मास क्या है। सेंटर ऑफ मास में बोला है भाई ये एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट वेयर होल मास इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। होल मास इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड का मतलब कि आपके पास एक बॉडी है, मान लो कंसिडर करो, जैसे हमने बॉडी कंसिडर की, उसका कोई एक ऐसा पॉइंट है, जैसे मान लो एक बॉडी है, उसका कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम मान लेंगे कि पूरी की पूरी बॉडी का मास जो है वहाँ पे कंसंट्रेटेड है। मैं इसको नाम दे दिया एम से। अच्छा, ये क्या है कॉन्सेप्ट, आपने ये चीज़ें नोट करी हुई हैं। जैसे मान लो मैंने बेसिकली ये स्केच लिया हुआ है, ठीक है। अगर आप देखें, करते भी हम क्लास क्लूस में करते हैं कि भाई अगर मैं इसको इस तरह से रखूं तो कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके ऊपर देखो इक्वली मास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो इसका ये जो, मान लो ये मिड पॉइंट में मान रहा हूँ जहाँ पे ये एकदम से बराबर है दोनों तरफ, मैं मान लेता हूँ कि इसका ये वाला पॉइंट जो है वहाँ पे पूरे का पूरा मास जो है, हमने मान लिया कि वहाँ पे कंसनट्रेट है, वहाँ पे पूरे का पूरा मास है, ये मान लिया हमने, पूरे का पूरा मास जो है बॉडी को वहाँ पे कंसनट्रेटेड है। तो ये वाला पॉइंट जो होगा जहाँ पे ये बैलेंस्ड हो जा रही है, एक तरह से बराबर हो जा रही है, इक्वली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम मान लेंगे कि भाई वो वाला पॉइंट जो है वो डेट इज सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास में एक छोटा सा एमसीक्यू पूछा जाता है बेसिक सा एचपी बोर्ड्स में, कि अलग अलग बॉडीज़ दी होंगी आपके पास और बोला होगा कि किसका मास कहाँ पे लाई कर रहा है। तो बेटा एक चीज़ याद रखना है, ज़रूरी नहीं है, जैसे यहाँ पे इसको देख के लग रहा है कि बिल्कुल सेंटर में हम लाई कर रहा होगा, ज़रूरी नहीं है कि किसी भी बॉडी का मास सेंटर पे ही लाई करे, ठीक है। मतलब सेंटर ऑफ मास जो है इट कैन लाई इनसाइड और आउटसाइड ऑफ ए बॉडी। बोले सेंटर ऑफ मास जो है वो ज़रूरी नहीं है इनसाइड में ही हो। जैसे अगर बात करें एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, सिलेंड्रिकल बॉडी में उसकी एक्सिस जो है उसके बिल्कुल मिड वाले पॉइंट पे लाई करता है, ऐसे मान के हम चलते हैं। सॉलिड स्फीयर है, एक स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है, क्रिकेट बॉल ले ली हमने, एक सॉलिड स्फीयर मान लिया। सॉलिड स्फीयर जो है बेटा उसमें सेंटर ऑफ मास जो है वो लाई करता है इनसाइड पे, ठीक है, ये मान के चलते हैं। वहीं आपको एक एचपी बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि भाई सेंटर ऑफ मास जो है किस बॉडी का बाहर लाई करेगा, तो 3-4 दी थी ऑप्शंस, उसमें से एक ऑप्शन थी बैंगल। बैंगल बैंगल देखिए आपने, एक रिंग की तरह है, हॉलो रिंग, बीच में से खाली है वो, ठीक है, एक जैसे जैसे सर्कल जैसा बना होता है। तो बैंगल का बोला सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, बेटा याद रखना है बैंगल का सेंटर ऑफ मास या जो रिंग है उसका सेंटर ऑफ मास जो है हम मान के चलते हैं इट लाइज आउटसाइड। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन आया था, 3-4 ऑप्शन थी, आउट ऑफ द फॉलोइंग किसका सेंटर ऑफ मास जो है वो बाहर लाई करेगा। तो सॉलिड स्फीयर था, ठीक है, 2-3 ऑप्शंस थी आपके पास। तो एक रिंग या एक बैंगल की बात करें हम, या मैं इसको रिंग कह देता हूँ, तो रिंग का सेंटर ऑफ मास जो है वो बेटा कहाँ लाई करेगा, आउटसाइड, ठीक है।
तो व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे हम पूरी बॉडी का मास सपोज करते हैं कि वहाँ पे लाई कर रहा है, कंसंट्रेट कर रहा है। सेंटर ऑफ मास जो है वो इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है किसी बॉडी के। और सेंटर ऑफ मास जो है कुछ बॉडीज़ के लिए इनसाइड रहता है, जैसे सॉलिड स्फीयर की बात करी, कुछ बॉडीज़ के लिए वो आउटसाइड लाई करता है। ठीक है जी, ये भी आपने याद रखना है। अब सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट क्यों यूज़ किया गया? भाई वो यूज़ कर रहे हैं हम, जैसे पहले भी बताया मैंने, कि अगर किसी बॉडी के मोशन को हमने जानना है, ठीक है, तो हमें सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। अब हमारा जो टॉपिक है डेट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। कि एक बॉडी है, एक सिस्टम है जिसमें कितने पार्टिकल्स हैं? 2 पार्टिकल हम मान के चल रहे हैं। उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? तो बेटा इसका, जैसे मैंने पहले कहा कि इसका फॉर्मूला जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो आपने कॉम्पिटिटिव्स के लिए भी याद रखना है। उससे न्यूमेरिकल्स हम पढ़ेंगे आगे चल के, किस तरह के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो अभी चलते हैं इसकी छोटी सी डेरिवेशन के ऊपर। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। मान लो मेरे पास ये 2 पार्टिकल्स है, ठीक है, और इसको हम 2 डायमेंशनल मोशन 3 में करना हो 3 में भी कर सकते हैं। मान लो 2 डायमेंशनल मोशन में हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये वाली बॉडी आ गई हमारे पास, इसको मान लिया मैंने ए, इसको मान लिया बी। इसका मास मान लेते हैं कि दिस इज़ m1, इस वाली का मास मान लेते हैं m2, और इसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से मान लेते हैं, इस तरफ को x एक्सिस आ गई, इधर को y एक्सिस आ गई। इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं r1 वेक्टर, और इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं हम r2 वेक्टर, ठीक है जी। और दोनों को हमने इस तरह से मिला दिया। तो भाई हमें तो पता करना है सेंटर ऑफ मास के बारे में। तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं कहीं यहाँ जैसे लाई कर रहा है। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है इसका बेटा पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया ओरिजिन से, डेट इज आर, कैपिटल आर, और सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट देखने, अभी तक जो पढ़ा वो सारे कॉन्सेप्ट हमें लगाने हैं। कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे है जिसका मास m1 है, बी पॉइंट पे जिसका मास m2 है, इसका पोजीशन वेक्टर आ गया r1 वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर आ गया r2 वेक्टर, और सेंटर ऑफ मास जो लाई कर रहा है वो मान लिया हमने सी पॉइंट पे लाई कर रहा है, तो उसका पोजीशन वेक्टर आ गया हमारे पास। ये वाली चीज़ ये हमें पता करना है कितना आएगा। अब जो कॉन्सेप्ट पीछे पड़े उनको यहाँ पे यूज़ करते हैं। क्या कॉन्सेप्ट थे भाई? देखो पहले ध्यान देना है, हमने बोला 2 तरह की फोर्सेस होंगी, ध्यान देना है, 2 तरह की फोर्सेस होंगी, एक इंटरनल फोर्स और एक एक्सटर्नल फोर्स। मान लो ए वाली ऑब्जेक्ट को बी वाली ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट कर रही हैं ये दोनों, और बी वाली ऑब्जेक्ट इसको अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है जी। ये और ये इसके बीच में फोर्सेस लग रही हैं, और ये इसको अपनी तरफ खींच रही है। अपनी तरफ खींच रही है तो भाई इधर की तरफ आ गया हमारे पास एरो। हमने मान लिया कि भाई ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। इस फोर्स को नाम दे देते हैं फर्स्ट वाले के ऊपर, जैसे 1 माना है, 2 माना है कि भाई फर्स्ट वाले के ऊपर फोर्स लगा रही है सेकेंड वाली, ये वाली चीज़, इसको मान लिया F12। दोनों के बीच में इंटरनल फोर्सेस, और मैंने एक और चीज़ कही थी बेटा, पेयर्स में एग्जिस्ट करती है। एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, तो पेयर्स में एग्जिस्ट करेगी। तो इसके ऊपर फोर्स लग रही है बी की वजह से इधर की तरफ, तो ए भी फोर्स लगाएगा बी के ऊपर, और वो कहाँ की तरफ आ जाएगी बेटा? इस डायरेक्शन में। तो इसको हमने नाम दे दिया F21 कि भाई सेकेंड वाली के ऊपर फोर्स लग रही है, बी के ऊपर फोर्स लग रही है, कौन लगा रहा है? फर्स्ट वाला पार्टिकल लगा रहा है। तो ये आ गई हमारे पास इंटरनल फोर्सेस। अब साथ में बेटा मैंने ये भी कहा था कि अगर बॉडी का मोशन हो रहा है, अगर बॉडी को आपने मूव करना है, स्टॉप करना है, तो उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स का होना ज़रूरी है। तो मान लो ए वाली ऑब्जेक्ट के ऊपर हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं F1, और बी वाली ऑब्जेक्ट के ऊपर हम बाहर से फोर्स लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स F2। ये आ गई हमारे पास फोर्सेस, ठीक है जी। अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कभी भी डेरिवेशन करनी है कंसीडर लिख लिया, जो जो चीज़ें लिखी सारा सब कुछ लिख दो। कंसीडर एन ए पार्टिकल हैविंग मास m1
एंड अ पार्टिकल हैविंग मास m2 हैविंग पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर r2 वेक्टर। कंसिडर वाली चीज़ से शुरुआत कर देनी है। फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं वो बता देना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ कि r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर के आगे हमारे पास ये आ गए हमारे पास ये पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है, m1 एंड m2 क्या आ गया, मासेस ऑफ a एंड b। अच्छा जी, अब फोर्सेस की बात करी हमने, उसको भी कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर देंगे कि भाई एक F1 और एक F2 दिए हैं एक्सटर्नल फोर्सेस, और F12 एंड F21 ये कौन सी हैं, दीज आर द इंटरनल फोर्सेस। याद कैसे रखना है 1-2 को, फर्स्ट के ऊपर लग रही है किसकी वजह से, सेकंड की वजह से, सेकंड के ऊपर लग रही है किसकी वजह से, फर्स्ट की वजह से, कि ये चीज़ें हमारे पास हैं। अब याद करो पिछले चैप्टर्स में तुम लोगों ने पढ़ा है कि भाई अगर किसी की पार्टिकल की वेलोसिटी को बताना है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में, जिसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी तुम लोग पढ़ते थे, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, पहले वाले पार्टिकल की आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर dr1 वेक्टर अपॉन dt, दूसरे वाले की क्या आ जाएगी dr2 वेक्टर अपॉन dt। उसी तरह से ये वेलोसिटी हो गई, और एक्सेलरेशन क्या आएगी, देखो बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमने पढ़ा था, दो तरीके बताए थे, या तो पोजीशन वेक्टर की कर दो 2 बार डिफरेंशिएशन, या वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की कर दो डिफरेंशिएशन। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, या 2 बार डिफरेंशिएशन करनी है तो डी स्क्वेयर r1 वेक्टर अपॉन dt स्क्वेयर, और उसी तरह से सेकंड वाले पार्टिकल की भी इस तरह से आ जाएगी डी स्क्वेयर r2 वेक्टर अपॉन dt स्क्वेयर। ठीक है, या dv2 वेक्टर अपॉन dt, इस तरह से आ जाएगी। तो ये आ गई हमारे पास वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन। पार्टिकल की ये जो 1 और 2 माने हैं हमने, ए और बी माने हैं, इनकी जो वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन है वो हमने लिख दी। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई फोर्सेस कौन कौन सी एक्ट कर रही हैं। तो देखो फोर्स ऑन ए, तुमने देख के बताना है ए वाले पार्टिकल के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। भाई एक तो लग रही है F1 वेक्टर, ठीक है, प्लस दूसरी कौन सी लग रही है F12 वेक्टर, फर्स्ट वाले के ऊपर लग रही है सेकंड वाले की वजह से। उसी तरह से फोर्स ऑन बी कौन कौन सी हैं, देखो F2 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर, ये भी हमने बता दी। अच्छा जी, तो टोटल फोर्स जो होगी, जो बेटा हमारे पास टोटल फोर्स है, टोटल फोर्स जो लग रही होगी उसको मैंने मान लिया F वेक्टर। तो टोटल के लिए क्या कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, पहले वाले के ऊपर कितनी लग रही है, दूसरे वाले के ऊपर कितनी लग रही है। तो देखो पहले वाले के ऊपर जो लग रही है वो अभी तुमने लिखा। अच्छा, इसको मैं ऐसे मान लेता हूँ A एंड B करके, कि पहले वाले पार्टिकल के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, दूसरे वाले पार्टिकल के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, ये वाली चीज़। तो पहले वाले पार्टिकल के ऊपर कितनी लग रही है, इसको मान लिया F1 वेक्टर प्लस F12 वेक्टर, प्लस दूसरे वाले पार्टिकल के ऊपर कितनी लग रही है वो भी लिख देंगे F2 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर। अब ध्यान देना है भाई, अभी पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा इंटरनल फोर्स का, ध्यान से देखो डायग्राम में, होगा दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल, इस तरह से लिख दिया, होगा दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। मतलब अगर मैं F12 में ये पुट कर देता हूँ तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगी क्या टोटल फोर्स बेटा हमारे पास, F वेक्टर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। ठीक है जी, इसको मान लिया मैंने कोई इक्वेशन, ये तो कैंसिल आउट होगी, टोटल फोर्स बची मेरे पास ये। अब तुमने न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, भाई न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है तुमने कि F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये वाली चीज़ पढ़ी। ठीक है, तो इसमें अप्लाई कर देते हैं, इसमें अप्लाई कैसे करेंगे ज़रा देखें। ठीक है, F ये तो टोटल है, टोटल वाली क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास
टोटल मास मान लेते हैं m, ठीक है, जो सेंटर ऑफ मास वाला है, ठीक है जी। सेंटर ऑफ मास के लिए पॉइंट C, मान लो दोनों का टोटल मास क्या आ गया, टोटल मास आ जाएगा m1 प्लस m2, तो उसको हमने इकट्ठा करके मान लिया कैपिटल M, लिख भी देंगे साइड में। और इस वाले की बात कर रहा हूँ एक्सेलरेशन, लेकिन ये वाला एक्सेलरेशन किसका होगा, सेंटर ऑफ मास वाले का, तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, ठीक है, ध्यान देना है। टोटल फोर्स है, टोटल फोर्स आ गई हमारे पास, टोटल फोर्स में मास आ जाएगा कैपिटल M, दोनों का कंबाइन m1 प्लस m2, और एक्सेलरेशन किसकी आएगी, सेंटर ऑफ मास वाले की, तो लिख दिया। अब F1 की तरफ ध्यान दें, F1 क्या बन जाएगा भाई, देखो F1 बन जाएगा, पहले वाला पार्टिकल है तो पहले वाले पार्टिकल का मास m1 और पहले वाले पार्टिकल का एक्सेलरेशन a1, प्लस F2 क्या बन जाएगा, ऐसे ही दूसरे वाले पार्टिकल का मास m2, दूसरे वाले पार्टिकल की एक्सेलरेशन a2, ठीक है जी, इतना लग गया पता। अब एक्सेलरेशन को लिख देते हैं अगले वाले स्टेप में। अच्छा, ये भी लिख दिया, m जो है वो दोनों का सम है, टोटल मास है m1 प्लस m2 है, होल मास जो कंसंट्रेट कर रहा है, ठीक है जी, दोनों को लिख दिया भाई, ध्यान देना है। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू देखो ज़रा, इस तरह से लिखी थी हमने, मैंने बताया था आपको इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो ये सेंटर ऑफ मास वाला है, तो सेंटर ऑफ मास वाला क्या बन जाएगा, देखो m, और सेंटर ऑफ मास के लिए क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं d², r सेंटर ऑफ मास वाले का पोजीशन वेक्टर आएगा, ठीक है, dt², ये देखो लिखा हुआ है ऊपर डायग्राम में, ठीक है जी। तो एक्सेलरेशन थी, तो एक्सेलरेशन हमें बताना है पोजीशन वेक्टर, तो एक्सेलरेशन की डबल बार डिफरेंशिएशन कर दी हमने, इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा m1, a1 क्या आ जाएगा, देखो लिखी हुई है वैल्यू, पहले वाले पार्टिकल की एक्सेलरेशन d², पोजीशन वेक्टर की टर्म में लिख रहे हैं तो r1 वेक्टर अपॉन dt का स्क्वायर इज इक्वल टू, या प्लस m2 d² r2 वेक्टर अपॉन dt²। अब दोनों तरफ देखो, और दोनों तरफ क्या तुम लोगों को कॉमन दिख रहा है भाई, ये डबल डिफरेंशिएशन वाली चीज़ दिख रही है, इधर ये और इधर भी कॉमन ले लेते हैं इस चीज़ को, तो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा बेटा हमारे पास d² बाई dt², ठीक है, r सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, इधर भी ले लिया कॉमन d² बाई dt², अंदर क्या बचा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर, और ये जो कैपिटल M था इसको हम ले आए बेटा इधर, मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो गया। अब हमने बोल दिया कि भाई ये इधर d² बाई dt², ये d² बाई dt², ये ऐसे मान लिया, किसे मान लिया हमने मन में कि ये जो है तो हो जाएगा कैंसिल, ऐसे मान लिया कि भाई ये तो दोनों बराबर है, हो जाएगा कैंसिल, ऐसे करना नहीं है, मान लिया। तो बचा क्या हमारे पास बेटा लास्ट में, नोट कर लें इसको तब तक, नोट कर लिया, चलिए। तो लास्ट में जो हमारे पास चीज़ बची है, देखें, यह आ जाएगा r सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर, और डिवाइडेड बाई, मैंने पीछे कहा था व्हाट इज कैपिटल M, लिखा भी था, उसको हमने m1 प्लस m2 माना हुआ है, तो यह आ जाएगा डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये है सेंटर ऑफ मास के लिए ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल के लिए फॉर्मूला, ठीक है, उसके पोजीशन वेक्टर का इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब ये फार्मूला से क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है, तो तुमने इस फार्मूला को याद रखना है, ये एक्सप्रेशन को याद रखना है, साथ में इसके कुछ स्पेशल केसेस बन जाते हैं कि मान लो अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास जो है वो सेम है, दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम है, तो क्या बन जाएगी भाई इक्वेशन हमारे पास, ये आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, और इधर आ जाएगा m दोनों में कॉमन, क्योंकि इधर भी m हो जाएगा, इधर भी m हो जाएगा, r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर डिवाइडेड बाई, इधर क्या हो गया m प्लस m, ये बन जाएगा 2m, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर अपॉन 2। तो ये डायरेक्ट भी फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, ये कब, जब दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास जो है वो सेम हो, ठीक है जी।
और अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करें, उसके बारे में अगले लेक्चर में हम डिटेल में करेंगे, लेकिन आपने फॉर्मूला नोट कर लेना है कि अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात करें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जल्दी से माइंड में याद रखा, एक्स वाई जेड एक्सिस की बात करें, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो एक्स एक्सिस की तरफ सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे बेटा हम, तो वो क्या आ जाएगा भाई, जहाँ जहाँ R1 है वहाँ वहाँ कोऑर्डिनेट्स x1 और x2 लिख दिए, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। उसी तरह से y सेंटर ऑफ मास की तरफ आ जाएगा, उसी तरह से z एक्सिस की तरफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। ठीक है जी, तो तुम m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2 ऐसे लिख सकते हैं। इसको डिटेल में करेंगे, अगले वाले लेक्चर में करेंगे, इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, बट थोड़ा सा ये फार्मूला याद रख लेना है। ठीक है, तो मेन सेंटर ऑफ मास के लिए ये वाला फार्मूला बेटा याद रखना है फॉर ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। और फिर एक डेरिवेशन और भी बहुत बड़ी आती है, लेकिन उसको करना बेटा तुमने, अगर तुम्हें मान लो बोर्ड्स में आती है तो तुम्हें सेम तरीके से करना है। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। n पार्टिकल्स मतलब ये डायग्राम, अब इसमें भाई बहुत सारे हैं, बहुत सारे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे हैं। उसके लिए सेंटर ऑफ मास का क्या फॉर्मूला आएगा भाई, कुछ नहीं है, कंसिडर वाली जो लाइन लिखनी है तब लिख देना है कि m1 मास है, m2 मास है, और बहुत सारे पार्टिकल हैं तो लास्ट वाले का मान लिया mn तक चले जाएंगे हम। उसी तरह से पोजीशन वेक्टर, एक का R1 है, एक का R2 है, तो लास्ट वाले तक चले जाएंगे तो आ जाएगा Rn वेक्टर। पूरी की पूरी डेरिवेशन सेम। तो लास्ट में बेटा जो फॉर्मूला इसके लिए आ जाएगा, अगर तुम्हारे पास मान लो 3 पार्टिकल्स हैं, 4 पार्टिकल्स हैं, 5 हैं, 10 हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर। जितने सारे हैं सबका सम कर दिया तो लास्ट में आ जाएगा, लास्ट वाले का mn rn, 10 हैं तो 10, 15 हैं तो 15, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन। ये आ जाएगा लास्ट वाला पार्टिकल का मास m। ठीक है जी, तो अगर बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसके लिए तुम्हें फॉर्मूला याद करना है, 2 का याद रखा, सबके लिए वही होगा तो सिंपल एडिशन कर दी, m3 r3 प्लस m4 r4, इस तरह से करते गए, डिवाइडेड बाई m3 प्लस m4 प्लस m5, इस तरह से ऐड करते गए। तो ये था हमारा लेक्चर, इसके नोट्स आपने अकॉर्डिंगली बना लेने हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है जी।